स्वागत है बैंक छात्र चैनल पर। आज जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम 29 और 30 तारीख का जो डेली करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करने वाला है, जो कि सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज का जो न्यूज़ है इसमें आपको एक तो स्पोर्ट्स का न्यूज़ मिलेगा जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो आपको क्रेडिट कार्ड का न्यूज़ मिलेगा जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, तभी जो है पूरा आपको समझ आएगा। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम नेशनल अफेयर्स से पहले चलते हैं। ठीक है, तो नेशनल अफेयर्स से पहला न्यूज़ किसकी तरफ से आ रहा है? नेशनल न्यूज़ में जो पहला न्यूज़ मिलेगा कि आपको कि इंडिया जो है होस्ट करने वाला है ग्लोबल पोटैटो रिसर्च हब। ये जो है आगरा में बन रहा है। क्या बन रहा है? ग्लोबल पोटैटो रिसर्च हब। अब इसके बारे में पूरा न्यूज़ कवर करते हैं। यूनियन कैबिनेट ने पार्टनर किया है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, जो कि पीरू बेस्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या? इंडिया और फिर पीरू ने पार्टनर किया है एक ग्लोबल पोटैटो रिसर्च हब बनाने के लिए। अब ये रिसर्च हब का नाम क्या है? ये रिसर्च हब का नाम रहने वाला है CIP, मतलब क्या? इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर साउथ एशिया रीजन सेंटर। और ये जो है आगरा में जो सिग्ना जगह है यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, तो ये एक तरह क्या होने वाला है? ये एक तरह का ग्लोबल लीडर या तो ग्लोबल सेंटर होने वाला है इन पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो रिसर्च के लिए। इसके लिए टोटल 171 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करने की बात की गई है, जिसमें से आपको मिलेगा इंडिया जो है 111.5 मतलब 111.5 करोड़ रुपए जो है इंडिया इन्वेस्ट करने वाला है, और बाकी जो 60 करोड़ रुपए रह गए हैं वो इन्वेस्ट करेगा CIP मतलब इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर। तो ये जो है पूरा का पूरा बजट रखा गया है ये रिसर्च सेंटर बनाने के लिए। और इस रिसर्च सेंटर को बनाने के लिए कुछ ना कुछ जगह भी चाहिए होगी, तो वो जगह देने का काम होगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। टोटल आगरा में 10 हेक्टेयर जमीन दी जाएंगी CIP को कि वो अपना रिसर्च सेंटर खोल पाए, जिसका काम क्या रहने वाला है? पोटैटो और स्वीट पोटैटो में रिसर्च करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये जो चीज है, ये जो अपने पास सेंटर बनने वाला है, ये जिस जगह में जो सेंटर बनने वाला है 10 हेक्टेयर जगह में जो सेंटर बनने वाला है, इसको पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करने का काम होगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर का, जब पूरा पूरा सेंटर बन जाए। अब सेंटर बनने के लिए जगह तो दे दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, लेकिन उसको पूरा पूरा इंप्लीमेंटेशन करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का रहने वाला है। अब क्या क्या काम रहने वाला है जो ये सेंटर बनने वाला है आगरा में इसका? तो ये सेंटर बनेगा, इसका काम होगा इंडिया के जो टॉप पोटैटो जो स्टेट्स हैं, जो कि प्रोड्यूसिंग स्टेट्स से आपको मिलेंगे। एक तो यूपी खुद, उसके बाद बिहार, उसके बाद आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल। ये 3 जगह हैं जहां पे सबसे ज्यादा जो है आलू उगाए जाते हैं। तो ये आलू उगाने वाले जो 3 स्टेट्स है इसको तो कवर किए जाएंगे, इसके साथ बाकी स्टेट्स को भी कवर किए जाएंगे। इसके साथ ही देखना है आपको कि जो साउथ एशिया रीजन है, जो साउथ एशिया जो इंडिया उसके नेबरहुड वाले कंट्रीज है, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान भी हो गया। तो जितने साउथ एशिया वाले जो एरियाज हैं वो भी कवर रहेंगे, और वहां पे भी जो है जो भी रिसर्च रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ पोटैटो वो जो है हमारे इधर जो आगरा है वहां पे होने वाला है। तो टोटल बात करें कि इंडिया जो है चाइना के बाद सबसे ज्यादा आलू प्रोड्यूसिंग कंट्री है, पोटैटो प्रोड्यूसिंग कंट्री है। टोटल 51.3 मिलियन टन जो है 2020 में डेटा आया था, वहां पे जो है इतना उगाए थे इंडिया ने। और चाइना की बात करें तो चाइना 78.2 मिलियन टन तक जो है आलू उगाता है। तो ये 2020 का डेटा है, तो इससे तो ज्यादा ही हो गया, लेकिन इतना रखना कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट आलू प्रोड्यूसर है, मतलब क्या? पोटैटो प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर स्टेट्स के बारे में बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पोटैटो मिलता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 में आता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है, उसके बाद बिहार आता है। ठीक है, आलू उगाने में। तो टॉप जो आपको स्टेट्स मिल रहे हैं इंडिया के, इनके भी नाम आपको याद रखते हुए चलना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको कहाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछा सकता है वो देखते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो एग्जामिनर पहले तो आपको क्वेश्चन पूछा सकता है कि ये जो CIP साउथ एशिया रीजन सेंटर है ये कहाँ पे बन रहा है। याद रखना है कहाँ बन रहा है? आगरा में बन रहा है। कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है ये भी पूछा जा सकता है, तो इसमें आपको याद रखना 171 करोड़ रुपए लग रहा है। इसके बाद आपको पूछा जाता है कि कितना इंडिया जो है इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है 1.5 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट कर रहा है। और उसके बाद आपको यही पूछा सकता है कि ये कौन सा जो है डिपार्टमेंट या जो है मिनिस्ट्री जो है इसको एप्लीकेबल है, कौन सा जो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, वो याद रखना आपको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। इसका पूछा जाता है कि इंडिया कौन से नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ पोटैटो प्रोड्यूसर के टर्म पे, तो आपको याद रखना है कि इंडिया जो है सेकंड नंबर पे आफ्टर चाइना। उसका टॉप स्टेट पूछ सकते हैं कौन सा जो टॉप स्टेट है पोटैटो उगाने में, तो आपको वो मिलेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है यहीं से बन सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, छोटा सा न्यूज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लॉन्च के ऊपर पढ़ते हैं। तो इसमें मिलेगा आपको कि फोन पे और HDFC ने पार्टनर किया है और ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, एक रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाले हैं। आप इमेज देख सकते हो, ये एक तरह क्रेडिट कार्ड है, रुपे क्रेडिट कार्ड, और ये दो तरह के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। एक क्रेडिट कार्ड का नाम क्या रखा है इन्होंने, अल्टीमो रखा है। दूसरा एक और क्रेडिट कार्ड मिलेगा आपको, उसका नाम आपको ऊनो मिलने वाला है, ठीक है। ऊनो गेम नहीं, ऊनो इन्होंने क्रेडिट कार्ड का नाम रखा है। दो तरह क्रेडिट कार्ड है, क्या नाम है, पहले का अल्टीमो याद रखना, दूसरा क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है, दूसरा क्रेडिट कार्ड नाम ऊनो है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्या चीजें हैं ये न्यूज। तो इसमें बोला गया है कि फोन पे और HDFC बैंक दोनों ने मिलकर एक रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत यूपीआई इंटीग्रेशन रहने वाला है। अभी आप ऐड भी देखते होंगे कि रुपे जो रुपे क्रेडिट कार्ड है इसके साथ जो है यूपीआई भी आप पे कर सकते हो QR कोड स्कैन करते हुए। तो उसी के लिए जो है इनिशिएटिव लिया गया है। और फोन पे के बारे में बात कर दो, आपको पता हो फोन पे जो है एक तरह का फिनटेक कंपनी है ना, और HDFC तो बैंक है। तो फोन पे को जो है अपना एक कार्ड बनाना था जिसमें रुपए से जो है यूपीआई इंटीग्रेशन हो पाए। तो फोन पे गया कहाँ पे, HDFC के पास। तो HDFC का फोन पे गया और बोला कि हमें एक कार्ड बना के दे दो। तो HDFC ने ये दो कार्ड बना के दिए हैं। एक कार्ड का नाम है अल्टीमो, दूसरे कार्ड का नाम है ऊनो, ठीक है। तो फोन पे के बारे में बात करें तो फोन पे का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलने वाला है। उसके साथ HDFC भी इसका पार्टनर है जो कि मुंबई में मिलने वाला है। और यूपीआई इंटीग्रेशन के लिए जो है NPCI की जरूरत पड़ेगी। तो यूपीआई इंटीग्रेशन है रुपए के लिए NPCI की सपोर्ट पड़ेगी, तो इसलिए जो है NPCI भी इसका पार्ट है। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं उम्मीद करके बैठा हूं कि आपको ये सारे फुल फॉर्म पता होगा, मैं यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। मैं उन स्टूडेंट्स को टारगेट नहीं कर रहा जो एकदम ही छोटे लेवल पे है, ऐसा नहीं है, वो स्टूडेंट को टारगेट नहीं कर रहा, उनको टारगेट कर रहा हूँ। पर मेरा मकसद ये नहीं कि आपको छोटे छोटे जो RBI का जो फुल फॉर्म दे दिया, सेबी का फुल फॉर्म दे दिया, NPCI का फुल फॉर्म दे दिया, तो ये चीज़ मैं उम्मीद कर बैठा हूँ कि आप पढ़ के आए होंगे। और अगर आप मेरे से पढ़ना चाह रहे हो तो ये सारे फुल फॉर्म याद करके बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि मैं आपको RBI का फुल फॉर्म बताते जा रहा हूँ, सेबी का फुल फॉर्म बताया जा रहा हूँ, नाबार्ड का फुल फॉर्म बताया जा रहा हूँ। ये मेरा इधर काम नहीं है, मेरा काम पढ़ाने का है और मेरा काम है आपको शॉर्ट में जो है चीज़ें दी जाए। इसकी वजह से जो है आपको कहीं भी फुल फॉर्म नहीं मिलेगा ऐसा चीज़ का, इवन यूपीआई का फुल फॉर्म नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड होने वाला है। अब इस क्रेडिट कार्ड का लाभ क्या होने वाला है, क्रेडिट कार्ड लोग यूज क्यों करते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट है क्रेडिट कार्ड लोग यूज क्यों करते हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ स्कोर मिलता है। एक तो पेमेंट बाद में करनी पड़ती है 45 डेज के बाद, उसके साथ जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके साथ कुछ स्कोर मिलता है। उस स्कोर से आप जो है स्कोर या रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, उससे जो है आप सामान खरीद सकते हो, इवन आपको लॉज वॉज का फैसिलिटी मिल जाता है। तो सब कुछ फैसिलिटी रहने वाला है। और ये जो फोन पे का जो क्रेडिट कार्ड रहने वाला है इसकी एक QR कोड बेस्ड जो है रहने वाला है यूजिंग अ क्रेडिट लिमिट। इसमें कुछ क्रेडिट लिमिट होगा, जितना आपका पे सैलरी है उसके बेस पे, या तो जो भी आप FD बनाओगे उसके बेस पे जो है एक क्रेडिट लिमिट भी लगाई जाएगी ऑन फोन पे ऐप। अब इस कार्ड को खरीदना हो तो बंदा कहाँ से खरीदेगा, ये क्वेश्चन राइज होना चाहिए आपके दिमाग में। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो फोन पे के पास भी खुद का ऐप है, HDFC के पास भी खुद का ऐप है। तो अब ये कार्ड बेचा कहाँ पे जाएगा, ये कार्ड जो है दिया कहाँ पे जाएगा, ये कार्ड जो है लिया कहाँ से जाएगा कस्टमर से, ये चीज़ देखने वाली चीज़ है। तो इसमें आपको मिलेगा कि ये कार्ड जो है फोन पे ने बोला HDFC को बनाने के लिए, तो इसका मतलब क्या, फोन पे के ऐप में ही ये बिकेगा। और फोन पे के बारे में बात करें तो फोन पे है सबसे नंबर 1 में जिसके पास सबसे ज़्यादा यूज़र है इन टर्म्स ऑफ UPI। तो अपने यूज़र को जो है ये कार्ड बेच सकता है फोन पे जल्दी से जल्दी। तो इसी के लिए देख सकते हो कि ये जो डिजिटल एप्लीकेशन है वो अवेलेबल होगा फोन पे के ऐप में। अगर किसी भी पर्सन को ये कार्ड चाहिए तो उसको फोन पे के ऐप में जाना पड़ेगा और ये कार्ड मंगवाना पड़ेगा अपने घर में, और वो कार्ड जो है इशू करने का काम होगा HDFC बैंक का। उसके बाद वो कार्ड डिलीवरी करना, वो कार्ड उस कार्ड में जिस भी पर्सन का नाम है या कार्ड जो है इशू करने का काम जो है HDFC बैंक का रहने वाला है, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। छोटा सा न्यूज़ था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, ठीक है। इस पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कौन कौन पार्टनर है। अब इसमें फोन पे और HDFC तो पता होगा आपको, तीसरा आपको याद रखना है NPCI भी जो है पार्टनर है, ठीक है। बाकी आपको दो तरह के मैंने कार्ड बताया, एक तो अल्टीमो और दूसरा यूनो। ये दोनों ही पूछा सकते हैं कौन से जो है कार्ड लॉन्च किए गए हैं अंडर दिस इनिशिएटिव। बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको, बाकी एग्जाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज मिलेगा आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जो है आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। अब ये इनिशिएटिव क्या करने वाला है, ये जो ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स रहती है जो कि गवर्नमेंट लॉन्च करती है लेकिन वो जो है नीचे तक नहीं पहुंच पाता। गवर्नमेंट ने अपने पार्लियामेंट में एक मान लेते हैं एक स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है, ट्राइबल वेलफेयर स्कीम लॉन्च की गई है। लेकिन बात करें ये जब तक रूट
जब तक ग्रास रूट लेवल तक पहुंचता है तब तक इसका एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पाता। कारण ये नहीं है कि स्कीम का कुछ प्रॉब्लम है या फंडिंग नहीं आ रही, सब कुछ दी जाती है, लेकिन तब भी जो ग्रास रूट है वहां तक नहीं पहुंच पाता। कारण करप्शन, सबसे बड़ा कारण है करप्शन। दूसरा चीज है यहाँ पे मिलेगा कि ट्राइबल के लोग जो है वो माइनॉरिटी में है, तो जो वहां पे मिनिस्टर होगा या तो जो विधायक होगा वो चाहेगा कि जहां वोटिंग मिल रही है हम वहां पे जो है पैसे लगाते हैं और वहां से वोट बटोरते हैं, तो इसलिए जो है वो पैसे नहीं लगाते हैं, जो भी फंडिंग आती है वो उस स्कीम पे नहीं लगाते और उसका कुछ ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो इसी की वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने बोला है हम एक आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव लेते हैं, जिसके अंतर्गत जो ये गैप्स है, जो ये ग्रास रूट गैप्स है जो कि नहीं पहुंच पाता, जो स्कीम लॉन्च किया जाता है पार्लियामेंट में वो जो ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंच पाता वो पहुंच पाए। तो इसी के लिए गवर्नमेंट का प्लान है इस साल की या तो इस बार का कि 180 जो स्टेट लेवल ट्रेनर है इनको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। उसके साथ 3000 डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर को भी ट्रेन किया जाएगा कैसे जो है चीजों को इंप्लीमेंट करना है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद बात करें 15,000 प्लस ब्लॉक लेवल ट्रेन किया जाएगा लोगों को। उसके साथ प्लान है गवर्नमेंट का टोटल 20 लाख जो स्टेक होल्डर है नेशनल वाइड उनको पास जो है पहुंचा जाए आफ्टर दिस ट्रेनिंग, ठीक है। ये क्या करने वाले हैं ट्रेनिंग कि कैसे जो है इंप्रूव कर सकते हैं हम जो ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको, तो उसके लिए जो है ट्रेन किया जाएगा। और इसके लिए आप देख सकते हो ये सारी चीजें जो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। 180, 3000 वैसे पूछे जाने के बहुत कम चांस है, पर आपको इतना रखना है कि ये आदि कर्मयोगी के अंतर्गत जो स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, जो स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट गैप्स है वो आ गया है, ठीक है। और ये कारण नहीं है कि जो स्कीम का कारण की स्कीम जो है सही से नहीं बनाया गया या फंडिंग नहीं पहुंच पा रही, सब कुछ पहुंच रही है, लेकिन तब भी जो है बीच में कुछ ना कुछ घोटाले की वजह से जो है चीज़ें नहीं पहुंच पा रही। तो इसी की वजह से बोला जा रहा है कि ये टारगेट करती है 180 स्टेट लेवल ट्रेनर्स को और 3000 डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर्स को कि इनको ट्रेनिंग दी जाएंगी और कैसे जो है ये वेलफेयर ट्राइबल वेलफेयर स्कीम जो है इसको चलाया जाए, उसके ऊपर पूरा का पूरा काम किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है हमारा कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है पार्ट है, तो इन्होंने लॉन्च किया है AI इन गवर्नेंस ट्रेनिंग। जैसे नाम से पता लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग दी जाएगी जो गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको AI बेस्ड ट्रेनिंग देने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ये इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी जो IIT दिल्ली है यहाँ पे लॉन्च किया गया है। टोटल 59 गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स थे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से ये आए थे यहाँ पे और फिर पार्ट लिए थे। क्या काम होने वाला है कि जो AI एथिक्स है उसके ऊपर जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करने का काम करने वाला है अंडर दिस AI इन गवर्नेंस ट्रेनिंग, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत जो कैपेसिटी बिल्डिंग फेज 3 है उसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम पता होगा जिसमें इंडिया को जो डिजिटलाइज करने की बात करते हैं, उसके बारे में जो डिटेल हमने स्कीम वाले PDF में पढ़ा हुआ है तो हम यहाँ पे इसको कवर नहीं कर देंगे, ठीक है। तो स्कीम वाला PDF जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिपीट होती रहती है तो बार बार पढ़ाए वो मतलब भी नहीं बनता। अब एक स्टेट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं जो कि आंध्र प्रदेश की तरफ से आ रहा है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है ताली की वंदनम स्कीम लॉन्च किया गया है। ये स्कीम का काम क्या होने वाला है, ये स्कीम का काम होगा एजुकेट करना और एम्पावर करना वो जो मदर्स रहती है उनको थ्रू DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, ठीक है। क्या करने वाले हैं कि जो मदर है उनको एजुकेशन उसके साथ जो है एम्पावर करने का काम करेगा थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका मतलब पैसे दिए जाएंगे सीधे उनके अकाउंट में, जो मदर्स है उनके सीधे अकाउंट में जो है पैसे दिए जाएंगे। कितने पैसे दिए जाएंगे, 15,000 रुपए करके पर स्कूल गोइंग स्टूडेंट या तो चाइल्ड जो है पर ईयर करके दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत देखोगे तो ये वुमेन के साथ जो है स्टूडेंट को भी कवर करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट के बारे में बात करें तो इसमें फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक जो भी आंध्र प्रदेश में पढ़ रहे हैं उनके लिए स्कीम लॉन्च किया गया है। टोटल आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का प्लान है कि फेज 1 में टोटल 8,745 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे। और बात करें कि टोटल बोला जा रहा है कि पर चिल्ड्रन जो है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2,000 रुपये जो है डिडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। इस इनिशिएटिव के लिए हर एक स्कूल के लिए जो है 2,000 रुपये करके डिडक्ट किए जाएंगे, ऐसा कुछ कहना है स्टेट गवर्नमेंट का। अब एक बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, अगर कोई स्टूडेंट को नहीं पता तो। स्टेट गवर्नमेंट से जो है बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। तो बैंकिंग एग्जाम में आपको स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इसके अलावा आपके पास जो बैंकिंग और नेशनल है यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है पढ़ाई के लिए, ठीक है। पढ़ना ज़रूरी है
लेकिन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब बढ़ते हैं हम फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। मैं थोड़ा इसको साइड कर देता हूँ, ठीक है, ये ऐसी बेकार लगा है, कुछ काम का नहीं है। अब फर्स्ट न्यूज़ के ऊपर बढ़े तो ये आ रहा है कि इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है, जो कि दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे में बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है? इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। अभी जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाने का काम है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अब ये देख सकते हो, ये आसपास पूरा का पूरा जंगल है और बीच से एक हाईवे गुजर रहा है। ठीक है, तो ये जो हाईवे है, ये हाईवे आपको मिलेगा 12 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर लंबा। ये हाईवे जो है, जो राजस्थान में जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, इसके बीच से जा रहा है। और ये जो है रणथंभौर जो राजस्थान में है, इसको कनेक्ट कर रहा है चंबाल, जो चंबाल वैली है इसके साथ। तो इसके बीच से जो है ये जा रहा है। ये एक तरह क्या है, 12 किलोमीटर का बफर जोन है। ठीक है, बफर जोन का मतलब क्या हुआ, हम उसको भी समझते हैं। दो तरह के एरिया होते हैं नेशनल पार्क्स में, या तो वाइल्ड लाइफ जो भी एरियाज रहते हैं वहां पे। एक आपको मिलेगा कोर एरिया। कोर एरिया क्या रहता है? कोर एरिया वो एरिया रहता है जहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होता। अब वहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होता, वहां पे ह्यूमन जाके कोई भी पेड़ पौधे नहीं काट सकता, या ह्यूमन वहां पे ऐसे जा नहीं सकता, वहां पे रिस्ट्रिक्शन रहती है। वहां पे जो रिसर्चर है वो जा सकते हैं, या तो जो टूरिज्म है, टूरिज्म के लिए अगर कोई जा रहा हो तब जा सकता है। ऐसे कोर एरिया में नहीं जा सकता जहां पे वाइल्ड लाइफ पूरा का पूरा बसता है। और दूसरा जोन होता है कोर एरिया के ही बाहर, जिसको बोला जाता है बफर जोन। अब बफर जोन के अंतर्गत एक्वाकल्चर, उसके साथ ट्राइबल जो लोग हैं वो रह सकते हैं, उसके साथ अगर बात करें कि नॉर्मल आप और मैं जो भी ह्यूमंस है वो भी जा सकते हैं, जो बफर जोन होता है वहां पे। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये हाईवे जो दिख रहा है, ये वही बफर जोन में बना है। ये आप मान सकते हो, ये जो है कोर एरिया है, अंदर कहीं पे कोर एरिया रहेगा। उसके बाद जो बफर एरिया है उधर जो है ये हाईवे बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो पूरा पूरा जो हाईवे बनाया गया बफर जोन में, जो बंडी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहां पे बनाया गया है। दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे इससे गुजरेगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे गुजरने वाली है। और इसके लिए जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पार्टनर करके ये डिसाइड किया कि हम जो है यहाँ से एक रास्ता गुजारेंगे और ये जो है बफर जोन में रहने वाला है। ठीक है, अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है और चंबाल वैली है, इसके बीच से जो है ये पूरा का पूरा हाईवे जाने वाला है। क्या क्या याद रखना है? 12 किलोमीटर का लंबा जो है ये हाईवे होने वाला है। कौन जो है इसके लिए अप्रूवल दिया है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कहां से कहां तक जा रहा है ये हाईवे? ये हाईवे आपको मिलेगा कि जो रणथंभौर जो राजस्थान में जो टाइगर रिजर्व है और जो चंबाल वैली है, ये दोनों के बीच से जो है गुजरते हुए जा रहा है। ठीक है, मैं होप करता हूँ न्यूज़ समझ आ गई होगी। एक और चीज ध्यान देना कि दिल्ली और मुंबई का जो एक्सप्रेस वे है वो जो है इसके बीच से जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रहा है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। ये स्कीम के बारे में बात करें तो ये स्कीम जो है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत लॉन्च किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करें तो इसका 1.0 भी आया था, उसका 2.0 जो है इसको एक्सटेंड किया गया है। 1.0 के अंतर्गत जो ओपन डेफिसिट फ्री है उसको डिक्लेयर किया गया था, और 2.0 के अंतर्गत प्लान है गवर्नमेंट का कि जितने भी रिमेनिंग इनिशिएटिव्स हैं या जो साफ सफाई है वो अच्छे से की जाए। उसके अंतर्गत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ एक तरह का सब स्कीम है। अब ये जो स्कीम है उसका मिनिस्ट्री आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसकी आपको मिलने वाली इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। अभी ये जो है टोटल 1 महीना लंबा जो है ये इनिशिएटिव चलने वाला है 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। कब तक? 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई 2025 तक ये इनिशिएटिव चलेगा। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत साफ सफाई होगी, और जो साफ सफाई होगी वो रूरल एरिया में नहीं बल्कि जो अर्बन लोकल बॉडीज है वो इंडिया में जितने भी है उधर होने का काम करने वाला है। ठीक है, जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज है वहां पे जो है साफ सफाई होगी, जैसे कि ये बंदा साफ सफाई कर रहा है ऐसे। अब ये जैसे नाम से पता लग रहा है कि सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, इसका मतलब क्या हुआ कि सफाई करो और जो बीमारी है, कौन कौन सी बीमारी, जो वाटर रिलेटेड या तो जो वेक्टर रिलेटेड होता है मतलब मॉस्किटो रिलेटेड, उसको भगाया जाए। तो क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है? टू रिड्यूस हेल्थ रिस्क फ्रॉम जो क्लोटेड ड्रेन होता है। ठीक है, ड्रेन जो है क्लोट हो जाता है, आपने देखा होगा कि आपके आसपास भी जो नाला वाला रहता है वो भर जाता है पानी से। कारण ये है कि वहां पे जो है कचरा वचरा फेंका जाता है, तो वो चीज जो है साफ सफाई करने वाली है। उसके साथ जो स्टैग्नेट वाटर होता है, गार्बेज हॉटस्पॉट, जहाँ पे एक जगह कचरा फेंका तो उसी जगह कचरा फेंकते रहते हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ जो है साफ करने का काम करने वाले अंडर दिस इनिशिएटिव।
ठीक है। तो इसकी वजह से मोस्टली जो वाटर रिलेटेड या तो जो वेक्टर बॉर्न डिजीज जो है मस्किटो के थ्रू जो है होती है उसको रोकने का काम करेंगे। कुछ की पार्टनर्स है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो जितने भी मिनिस्टर्स है ये सारे मिलके जो है ये बीमारी भगाओ सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव के अंतर्गत पार्ट ले रहे हैं। और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया शायद स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंतर्गत किया जा रहा है इसको। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में भी स्कीम वाले पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको स्कीम वाला स्कीम पीडीएफ सर्च करना वो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज लेते हैं। सॉरी, तो ये इंडिया का पहला पीवीटी बेस्ड माइक्रो सब स्टेशन होने वाला है। ये आप देख सकते हो, ये सब स्टेशन है। ठीक है, इसको रोहिणी दिल्ली में जो है बनाया जाएगा। ठीक है, सब स्टेशन के बारे में बात करें तो ये जो सब स्टेशन है इसको बनाया जाएगा टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के द्वारा। और ये जो सब स्टेशन बनाया जाएगा ये तो मान करते हैं कि स्टैब्लिश किया जाएगा या तो जगह दी गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा और पूरा का पूरा जो काम है दिल्ली गवर्नमेंट करने वाले टाटा पावर के साथ मिलकर। लेकिन ये पूरा का पूरा जो पीवीटी है, मतलब क्या हुआ, पीवीटी का मतलब क्या हुआ, पावर वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो पावर वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें, ये ट्रांसफार्मर जो है ये बनाने का काम होगा निसिन इलेक्ट्रिक का। ठीक है, तो निसिन इलेक्ट्रिक या निसान इलेक्ट्रिक जो भी है, तो ये जो है इसका काम रहने वाला है। और ये जो है टोक्यो जापान बेस्ड एक कंपनी है। तो ये जो पूरा का पूरा पीवीटी है ये बनाने का काम निसिन इलेक्ट्रिक का रहने वाला है और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम इंडिया में टाटा पावर और दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का है। और ये इंडिया का पहला पीवीटी बेस्ड माइक्रो सब स्टेशन है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, अब ये सब स्टेशन करता क्या है इसको समझने से पहले हमें ट्रेडिशनल समझना पड़ेगा कि अब तक चीजें कैसे होती आ रही थी। ये इंडिया में पहला पीवीटी बना है, लेकिन इससे पहले भी तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना अभी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है हम उसको समझते हैं। देखते हैं हम। देखो क्या रहता है, एक बड़ा सा जो है हमारे पास एक ट्रांसफार्मर रहता है। ठीक है, एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर रहता है जहां पे मान सकते हैं कि 6 किलोवाट तक एनर्जी आती है। अब ये 6 किलोवाट की जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करने का काम होता है स्मॉल या तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। ठीक है, अब ये 6 किलोवाट जो है इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू 240 वॉट के थ्रू आपके पास जो है घर में कनेक्शन आते हैं। ठीक है, 240 वॉट जो है कन्वर्ट करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। और ऐसे आपने बड़े बड़े जो है ऐसे मतलब सब स्टेशन देखे होंगे। अगर आप गांव में बिलोंग करते हैं तो मोस्टली गांव में रहता है ये चीज़, इवन शहर में भी आपने देखे होंगे। तो ये जो है ऐसे बड़े बड़े इसलिए बनाया जाता है कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसको यूज करके 240 वोल्ट का जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ तक पहुँच पाए उसके लिए। तो ये जो पीवीटी है ये पीवीटी जो है कम जगह लेता है। ठीक है, अगर बात करें जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो बहुत ज्यादा जगह लेता है, लेकिन पीवीटी के बारे में बात करें तो पीवीटी बहुत कम जगह लेता है, जिसकी वजह से जो जगह है वो भी कम यूज होता है। इवन बात करें कि रिमोट लोकेशन जहाँ पे बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जगह कम होता है, तो उसके लिए भी जो है पीवीटी बहुत काम की चीज होती है। पीवीटी अगर यूज करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा सब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती और इसके थ्रू ही जो है सारा का सारा काम हो जाता है। ठीक है, तो इस न्यूज़ में आप ये भी देख सकते हो कि जो पीवीटी है पावर वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये टोटल 66 किलोवाट का जो किलोवाट जो ट्रांसफॉर्म 60 किलोवाट का जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जो है डायरेक्टली कन्वर्ट करने का काम करेगा 240 वोल्ट में। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पीवीटी जो है निसान इलेक्ट्रिसिटी भी बनाया गया है। टोटल कॉस्ट की बात करें, अगर बात करें कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अगर ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। तो ट्रेडिशनली बोला जा रहा है कि 50 करोड़ से 60 करोड़ लग जाते थे, बट अब ये कॉस्ट कम करके जो है सिर्फ 2 करोड़ पे लगने वाला है। देख सकते हो कितना ज़्यादा गिरावट है सिर्फ पीवीटी यूज़ करने की वजह से। तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है और ये गवर्नमेंट का। और मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको थोड़ा जो साइंटिफिक टर्म है वो मैंने आपको समझा दिया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। इंडिया का पहला नेशनल रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री जो है बनाया गया है। ये बनाया गया ICMR और फिर NIIM मुंबई के द्वारा। ठीक है, तो एक तरह का रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री रहने वाला है। जैसे कि बात करेगी O ग्रुप, O माइनस, AB- जो ग्रुप रहते हैं, ठीक है, या AB+ के बारे में बात करते हैं, तो ये सारे ग्रुप जो है बहुत रेयर रहते हैं, ब्लड ग्रुप बहुत रेयर रहते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप का जो बैंक है वो इजीली अवेलेबल हो, उसी के से ये इनिशिएटिव लिया गया बाय ICMR। ICMR का फुल फॉर्म क्या मिलेगा आपको, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये आपको मिलने वाला है, इसके ध्यान देना। इनका काम रहने वाला कि रेयर ब्लड जो है रजिस्ट्री बनाया गया। अब ये जो कोलैबोरेशन किया गया है, ICMR ने कोलैबोरेट किया है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। तो इनका काम रहेगा कि जो डोनर जो रिक्रूटमेंट है वो करने का, इवन वो जो है एक्सेसिबल भी हो दूसरे लोगों के लिए, ठीक है। तो डोनर जो है ढूंढने का काम कि कौन जो है डोनर होने वाला है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का रहने वाला है, ठीक है। तो क्या काम होने वाला है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो रेयर ब्लड पेशेंट है उनको जो है ब्लड मिल पाए, उसी के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है। मोस्टली जो ये दोनों डिजीज़ हैं, ये दोनों डिजीज जो फाइट कर रहे हैं उनके लिए बनाया गया। इसके अंतर्गत इंटीग्रेट किया जाएगा रक्त कोष के साथ भी। रक्त कोष क्या है, ये एक तरह का रियल टाइम मान सकते हो कि ब्लड बैंक है, ठीक है, जिसके अंदर 4000 लाइसेंस ब्लड बैंक है और इसके साथ भी पार्टनर किया गया है, जिसकी वजह से जो इंटरनेट के थ्रू जो है पता लग पाएगा कितने ब्लड बैंक जो है कहाँ पे है, कौन से जो है टाइप का ब्लड बैंक है, ये सारी चीज़ जो है रक्त कोष के थ्रू पता लगेगा, तभी जो है रक्त कोष का भी पार्टनर किया। और इंडिया के बारे में बात करें तो ये इनिशिएटिव लेने के बाद, ये इंडिया का पहला नेशनल रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री बनाने के बाद इंडिया ज्वाइन हो चुका है 27 नेशन के साथ, जो कि नेशनल रेयर ब्लड रजिस्ट्री है जिनके पास। तो ये भी चीज़ ध्यान देना कि इंडिया जो है 27 नेशन बना है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है लोन के ऊपर। 2 तरह के लोन है जो कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक इंस्टीट्यूट है। वर्ल्ड बैंक का जो है टोटल 5 इंस्टीट्यूट है, उसमें से जो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, इन्होंने 2 तरह के लोन दिए हैं। एक तो कर्नाटक का वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलेंस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत 426 मिलियन का लोन दिया है। कारण क्या है कि जो अर्बन वाटर सिक्योरिटी और रेजिलेंस हो पाए उसके लिए, ठीक है। और बोला जा रहा है कि 183 लेक्स को जो है इसके अंतर्गत इंस्टीट्यूट किया जाएगा। बाकी भी चीज़ है बट यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और कर्नाटक का जो सिटी है बेंगलुरु, वहाँ पे जो है वहाँ के लिए जो है ये इनिशिएटिव लिया गया, जिससे आपको ध्यान देनी है। टोटल बोला जा रहा है कि 20 साल लंबा जो है ये मैच्योरिटी पीरियड रहने वाली है, ये जो लोन का अमाउंट है इसका। और 5 साल का जो है और ग्रेस पीरियड भी दे सकता है, मतलब 20 साल प्लस और 5 साल ले सकता है कर्नाटक का जो गवर्नमेंट है ये, ठीक है। तो ये जो है अर्बन वाटर सिक्योरिटी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट जो है 150 मिलियन का तमिलनाडु वुमेन एम्पावरमेंट और सेफ्टी प्रोग्राम के लिए पैसे दिए गए, ठीक है। तो कितने पैसे दिए गए हैं ये आप देख सकते हो कि 150 मिलियन $US दिया गया है कि जो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है तमिलनाडु में वो बढ़ पाए। मेच्योरिटी के बारे में बात करें तो 25 साल जो इसकी मेच्योरिटी पीरियड है और 5 साल तमिलनाडु गवर्नमेंट और ज़्यादा ले सकती है। तो 5 साल इसके लिए ग्रेस पीरियड है, ये भी आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। छोटी छोटी न्यूज़ है, बस का अमाउंट याद रखना है, किसके लिए दिया गया वो चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। और मेच्योरिटी पीरियड ये सब याद रखते तो सही है, और नहीं रख पाता तब भी कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि पूछने के चांसेस बहुत कम रहते हैं यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है MUN कोलैब। देखो MUN कोलैब दो अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन या 2 अगर मिनिस्ट्री अगर पार्टनर हो रही है तो कारण दोनों का रहता है, ठीक है। एक दूसरे का हेल्प करने के लिए जो है चीज़ें कर रही होती है। तो पहले ही हम समझ लेंगे कि क्या जो है मिनिस्ट्री या तो क्या जो है वो ऑर्गेनाइजेशन करने वाली है, उसके बाद हम पूरा का पूरा न्यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज। तो रूरल डेवलपमेंट बात करें तो जो पंचायती राज है यहाँ पे काम करेंगी, और जो स्किल डेवलपमेंट है ये मोस्टली जो है स्किल को फोकस करते हुए बनाती है, मतलब स्किल एम्पावरमेंट करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो ये दोनों का काम क्या होने वाला है, ये दोनों स्ट्रेंथ करने वाले हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत एक तरह का इनिशिएटिव लिया गया, जिसके अंतर्गत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स हैं उनको एम्पावर किया जाएगा। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपने पास जो है लाएंगे और उनको सिखाने का काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का रहने वाला है, अंडर दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत, ठीक है। इसके बारे में स्कीम वाले PDF में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लेना। तो ये क्यों किया जा रहा है कि जो वुमेन है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन है, उनको स्केल किया जाए, उसके साथ ही जो है उनको एम्पावरमेंट डेवलपमेंट ये सारे कुछ, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये सारा कुछ हो पाए उसके लिए। टोटल 3 साल लंबा ये ड्यूरेशन रहने वाला है, और जो भी इनका कैसे काम हो रहा है, सीख पा रहे हैं कि नहीं, उसका रिव्यू जो है क्वार्टरली बेसिस पे होगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है बाय जॉइंट रिव्यू कमेटी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़े तो नेक्स्ट न्यूज़ आपको डिजिटल इंडिया भसीनी डिवीजन की तरफ से मिलेगा। अब ये जो डिजिटल इंडिया भसीनी डिवीजन है ये क्या है, एक तरह का AI लैंग्वेज ट्रांसलेटर मॉडल है, ठीक है। तो ये इंडिया का गवर्नमेंट ओन AI बेस्ड ट्रांसलेशन मॉडल है। इन्होंने पार्टनर किया है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ। दोनों मिलकर क्या करने वाला है, टोटल जो रेलवे सर्विस है, टू प्रोवाइड रेलवे सर्विस इन 22 इंडियन लैंग्वेज यूजिंग AI बेस्ड लैंग्वेज टैग। AI बेस्ड लैंग्वेज टैग जो है वो भसीनी देने वाली है, और जो
सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये जो है अपना जो रेलवे का जो सर्विस है वो 22 इंडियन लैंग्वेज में देने वाली है। अब ये 22 इंडियन लैंग्वेज कौन कौन सी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है एज पर शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंतर्गत दी जाएंगी। तो जो भी शेड्यूल 8 के अंतर्गत इंडियन लैंग्वेज जैसे कि हिंदी हो गया, बिहारी हो गया, डोगरी हो गया, मराठी हो गया, जितने भी हैं, मलयालम हो गया, तो जितने भी चीज़ें हैं वो आप 8 शेड्यूल के अंतर्गत देख सकते हो। तो वो सारे के सारे 22 लैंग्वेज इसके अंतर्गत इंक्लूड है। टोटल 2 ऐप में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। एक तो आपने ये ऐप ज़रूर यूज़ किया होगा, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, यहाँ पे यूज़ किया जाएगा कि 22 लैंग्वेज में जो है बात हो पाए। और दूसरा जो है रेल मदद ऐप में भी यूज़ किया जाएगा। छोटा सा न्यूज़ है और बस यही है कि जो रेलवे है वो अपने 2 ऐप में NTES और फिर रेल मदद दोनों में जो है 22 इंडियन लैंग्वेज में जो है लोग बात कर पाए, तो उसी के लिए जो है इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है ओहोम स्पेस और स्काईरूट एयर स्पेस, दोनों ने मिलकर एक तरह का MOU साइन किया जिसके अंदर बोला गया है दोनों जो है लो अर्थ ऑर्बिट जो कि अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर रहता है, वहाँ पे जाके जो है रिसर्च और फिर ऑर्बिटल डेटा सेंटर ये सारे कुछ करने वाला है। छोटा सा न्यूज़ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने चांस कम है, बट एक बार आग घुमा लेना और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करें जो चेन्नई बेस्ड है। ये एक तरह क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इन्होंने पार्टनर किया है LDV लाइफ इंश्योरेंस जो मुंबई बेस्ड है और एक तरह का बैंक का इंश्योरेंस किया है। अब बैंक का इंश्योरेंस जैसे कि नाम से तो लग रहा है बैंक प्लस इंश्योरेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक का जो बैंक जो है वो इंश्योरेंस बेचने में हेल्प करेगी इंश्योरेंस कंपनी का। मतलब जो LDV लाइफ इंश्योरेंस है इसका जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक में बेचा जाएगा। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करें तो ये चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड है और इनका अच्छा खासा बेस बना हुआ है कहाँ पे, तमिलनाडु या साउथ इंडिया में। और LDV जो लाइफ इंश्योरेंस है वो अपना इंश्योरेंस साउथ इंडिया में बेचना चाहती है, जिसकी वजह से ये दोनों ने पार्टनर किया एक बैंक का इंश्योरेंस। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, ये एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन देने वाला है जो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो कस्टमर है उनको। ठीक है, और बात करें कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट भेजा जाएगा, स्पेशली जो तमिलनाडु है उधर जो है अपना प्रोडक्ट बेच पाए, इसके लिए पार्टनरशिप की गई है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स की न्यूज़ के ऊपर बढ़ता है और मैंने बोला था कि स्पोर्ट्स की न्यूज़ से आप पे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा न्यूज़। तो अभी एशियन स्क्वॉश डबल चैंपियनशिप मलेशिया में हो रहा था। ठीक है, तो ये कौन सा गेम होता है, आपने देखा होगा ग्लास में हम ऐसे मारते ना, देखा होगा आपने ग्लास में बैडमिंटन के थ्रू, ऐसा मैंने भी कभी खेला नहीं वैसे, तो मैंने सिर्फ देखा ही है। ग्लास का एक पूरा रूम रहता है। ठीक है, ग्लास का एक पूरा रूम रहता है जहाँ पे टेनिस रैकेट जैसा चीज़ रहता है, आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा रैकेट टाइप दिख रहा है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है मार मार के खेला जाता है, बॉल जाती है फिर वापस से रिबाउंस आके आती है फिर वापस मारना पड़ता है, तो इसमें स्टेमिना बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, मैंने कभी खेला नहीं लेकिन गेम ज़रूर देखा है। तो ये बात करें तो ये जो चैंपियनशिप हो रहा था एशिया का डबल चैंपियनशिप, इसमें आपको टोटल 6 लोगों के नाम याद रखना है, 6 पर्सन के नाम याद रखना है जिन्होंने ये जो मेडल जीता है। पहले तो आपको मिलेगा अभिलाष सिंह और फिर वेलावन, तो ये 2 पर्सन देख सकते हो, इन्होंने जो है जीता है इन मेंस डबल। इनको याद रखना है कि मेंस डबल में इन्होंने ये जो है चैंपियनशिप जीती गई है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पर्सन आपको मिलने वाले हैं जो कि मिलेंगे आनंद, नेक्स्ट मिलेंगे जोशना चिनप्पा। ये जो पर्सन दिख रहे हैं आपको, ये जोशना चिनप्पा है। और दूसरा जो आपको लड़की दिख रही है, ये जो है इन्होंने तो बहुत मतलब हर जगह पे देखा जाए तो इनको हर बार ये गोल्ड या तो सिल्वर लेके आती है, तो बहुत अच्छा खेलती है गेम। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, अनाहत सिंह। तो ये दोनों को जो है वुमेन डबल्स के लिए जो है जीता है। ठीक है, वो तो वुमेन डबल जो है चैंपियनशिप ये दोनों ने जीता है। अगर बात करें मिक्स, जहाँ पे मैन और वुमेन दोनों मिलके जो है जीतते हैं, तो उस केस में आपको अभय सिंह और अनाहत सिंह जो है दोनों मिलने वाले हैं। तो ये दोनों देख सकते हो, अभय सिंह और फिर अनाहत सिंह। ठीक है, तो ये जो अनाहत सिंह है ना, इनका नाम याद रखना। और एग्जाम में जो है अगर बात करें, अगर आपको लगाना भी हो, ऐसे तो मैं मना करता हूँ कभी भी जो है आपको 100% श्योर हो या तो मान लेते कि 80% श्योर हो तभी लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार कट ऑफ भी नहीं निकलेगा, सेक्शन भी नहीं निकलेगा, तो अगर ये कहीं न्यूज़ आ गया तो इनका नाम लिख देना। ठीक है, इनका नाम टिक करके आ जाना, ज़्यादा चांस है कि ये सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो है मेडल जीतते रहते हैं स्क्वॉश गेम में मोस्टली। तो ये जो है एशियन
स्क्वाश फाउंडेशन जो मलेशिया में इन्होंने जो है इस इवेंट को जो है करवाया गया था। टोटल 3 गोल्ड मेडल जीते गए थे और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन जो है 3 गोल्ड मेडल अलग अलग इवेंट में जीते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ध्यान देना एग्जाम के लिए कि जो अभय सिंह हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि अभय सिंह का नाम आपको यहीं पे मिल रहा है, ठीक है। अभय सिंह यहाँ, सॉरी ये अभय सिंह है, ये अभय सिंह आपको यहाँ पे मिल रहा है, ऊपर से अभय सिंह आपको यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ये अभय सिंह और अनहद सिंह। तो अभय सिंह और अनहद सिंह जो है ये 2 पर्सन ऐसे हैं जिनको 2-2 गोल्ड मेडल ईच मिला, ये चीज ध्यान देना। उसके साथ ही देखना है कि पहली बार ऐसा इंडिया में हो रहा है कि तीनों के तीनों इवेंट में, जो तीनों के तीनों डबल्स इवेंट है, इसमें गोल्ड मेडल लाया गया है। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं मीटिंग या तो समिट के बारे में बात करते हैं। समिट हो मीटिंग हो सब कुछ एक ही कैटेगरी के अंदर आता है। तो अभी 51 G7 समिट हो रहा था 2025 में। अब G7 के अंतर्गत कौन कौन से कंट्रीज आती है, इसके अंतर्गत ग्रुप ऑफ 7 बिग इकोनॉमिक कंट्रीज जो है वो एक साथ आती है। इसमें इंडिया इंक्लूड नहीं है, इसे ध्यान देना। कौन कौन इंक्लूड है वो आपको मिलेगा, कनाडा इंक्लूड है, फ्रांस इंक्लूड है, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए और फिर जो यूरोप यूनियन है वो सारे के सारे इंक्लूड है इन G7 कंट्रीज, ठीक है। यूरोप यूनियन के अंतर्गत तो ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज है, बट यूरोप यूनियन एज एक कंट्री मान सकते हो, ठीक है। तो 7 जो है कंट्री, जो बड़े बड़े जीडीपी वाले कंट्रीज है वो G7 के अंतर्गत आती है। तो इस बार ये G7 जो है कनाडा में होस्ट हो रहा था। तो कनाडा के जो पीएम है मार्क कार्ने, ये जो है इसको चेयर कर रहे थे, इस समिट को चेयर कर रहे थे। और अब बात करें कि अभी 50 एनिवर्सरी भी थी G7 समिट की, और इसको जो है पहली बार जो है फ्रांस में 1975 में बनाया गया था, और अब जो है जो 50 एनिवर्सरी जो बनाई जा रही है वो अभी कनाडा में बन रही है। इसमें कुछ इनिशिएटिव, कुछ इन्विटेशन भी दी गई थी। इन्विटेशन जैसे कि इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, उसके बाद मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और यूक्रेन, ये सबको जो है इनिशिएटिव भी दी गई थी अलग से। टोटल 7 G7 के मेंबर्स थे जो कि वोटिंग राइट्स ये सब इनके पास थे। बाकी भी मेंबर्स को बुलाया गया था कि डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें से इंडिया जो है पार्ट है, इसे ध्यान देना है। कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम, बहुत सारे आउटकम लिए गए हैं, AI में आउटकम लिया गया है, बहुत सारे आउटकम लिए गए हैं, ठीक है। लेकिन हमारे मेन क्या है, हमारे एग्जाम के लिए क्या पूछा जा सकता है वो देखते हैं। तो अगर एग्जाम के बारे में बात करें तो एग्जाम में जो है यूक्रेन है उसमें, उसके लिए जो है टोटल 2 बिलियन देने की बात की है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वॉर भाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, अभी भी चले जा रहा है। ऊपर से इजराइल और फिर ईरान के बीच में भी वॉर चल रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो कि पूरा वर्ल्ड में वॉर है, लेकिन ये जो है टोटल 2 बिलियन यूक्रेन का जो वॉर है उसके लिए मिलिट्री एड देने की बात की गई है, जिसमें से 2.3 बिलियन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेवेन्यू लोन के द्वारा भी दिया जाएगा G7 मैकेनिज्म के साथ, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि 2 बिलियन जो है दिया जा रहा है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान दे देना। बात करें नेक्स्ट जो 52 G समिट होने वाला है वो आपको जून 2026 में मिलने वाला है। हर महीने जून के महीने में जो है G7 का समिट होता है, और नेक्स्ट जो है आपको फ्रांस में मिलेगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट समिट जो है ये भी ध्यान देना है। उसके साथ कौन होस्ट कर रहा है, कनाडा होस्ट कर रहा है, ये ध्यान देना। उसके साथ इंडिया को जो है इन्वाइट किया गया था, ये ध्यान देना। और 50 एनिवर्सरी था 2025 में, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देते चलना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इंडिया और साउथ अफ्रीका ने जो है 9th इन जॉइंट डिफेंस कमेटी मीटिंग की गई है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो ये जो साउथ अफ्रीका जो डिफेंस मिनिस्टर है इनके द्वारा जो है ये की गई है, जिसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया और जो साउथ अफ्रीका है दोनों के बीच में एक डिफेंस कोलैबोरेशन हो पाए, ठीक है। इंडिया के डेलीगेट्स जो हैं राजेश कुमार सिंह, इनका नाम आपको ध्यान देना है। ये जो है इंडिया के डेलीगेट जो है साउथ अफ्रीका गए थे ये इवेंट ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है 7th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। ये एक तरह का मान सकते हो इवेंट था जिसमें पुणे महाराष्ट्र में हो रहा था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको चेयर किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उसके साथ पवन हंस लिमिटेड नोएडा बेस्ड जो है, ये मोस्टली जो आपको हेलीकॉप्टर दिखते हैं उड़ते हुए ये मोस्टली इन कंपनी का रहता है। और दूसरा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये सारे मिलकर जो है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इधर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं वो आपको मोहल मिलने वाले हैं, इनको भी एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था यहाँ पे। तो ये काम कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे यहाँ पे, वो चीज़ ध्यान देना है कि एक तो सिंगल विंडो रेगुलेटरी ओवरसीट
बनाया गया है फॉर रोटरी क्राफ्ट। इसका मतलब क्या, किसी को भी अगर लाइसेंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ हेलीकॉप्टर तो वो सिंगल विंडो बनाया गया है, एक ही जगह पे जो है वो अपना लाइसेंसिंग ले सकते हैं। और डिजिटल पुश करने के लिए भी जो है हेली सेवा पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत जो अप्रूवल है या स्लॉट एलोकेशन है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है मेजरली ऐसी नहीं उड़ती, हेलीकॉप्टर जो है रिमोट लोकेशन या तो जहाँ पहुँच नहीं पाती है फ्लाइट वहाँ पर उड़ाई जाती है। तो उसके लिए अगर कुछ बात करते हैं, कुछ अगर चाहिए होगा तो वो सब भी जो है डिजिटल फॉर्म में हो पाएगा। बट ये जो डिजिटल सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है ये रूट अप्रूवल के लिए लिया गया है, कौन से रूट में हेलीकॉप्टर उड़ाना है, अगर किसी को अगर अप्रूवल लेनी है तो वो ले सकता है। उसके साथ जो स्लॉट एलोकेशन, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो उड़ता है वो स्लॉट में उड़ता है, ठीक है, जैसे 7 से 8 बजे तक उड़ेगा या तो 9 से 10 बजे तक उड़ेगा, यहाँ से वहाँ तक उड़ेगा। तो ये सब जो भी जो भी मतलब अप्रूवल है वो हेली सेवा पोर्टल के थ्रू दिया जा सकता है। और ये न्यूज़ के बारे में बात करें तो ये लाइसेंस बोर्ड में आता है, ठीक है, तो यहाँ से पूछे जाने के चांस बहुत कम है, एक बार बस आप घुमा लें, ज़्यादा इसमें ध्यान देना नहीं है हमें। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो एक्सियम बैंक जो है वो होस्ट कर रहा है ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट 2025 का, ये न्यू दिल्ली में हो रहा था। इसको चेयर करते हैं निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। तो निर्मला सीतारमण जी के साथ जो है पंकज चौधरी, फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के जो सेक्रेटरी है राजा नागा राजू, उसके साथ एक्सियम बैंक के जो एमडी है ये भी जो है पार्ट थे, ये सारे जो है पार्ट थे। क्या काम था और क्या थीम था ये ध्यान देते हैं। थीम था इसका एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ फॉर अचीविंग विकसित भारत, ये आपको थीम मिलने वाली है। और एक्सियम बैंक के बारे में बात करें तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एक्सियम बैंक भी बोला जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ इनिशिएटिव लिया गया, कुछ कुछ डेटा दिया गया, जैसे कि इंडिया का टोटल जो एक्सपोर्ट है वो हिट कर गया है 825 बिलियन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। और अगर बात करें एयर ऑन एयर ग्रोथ की तो 6.3% मिलने वाली है। पिछले साल जो था वो 4% था और इस बार जो है कुछ 6.3% है। अगर बात करें PIL एक्सपोर्ट की तो वो 5.3 लाख करोड़ जो है एक्सिट कर गया, ठीक है। और बात करें कि इसके अंतर्गत एक MOU साइन किया गया था, ठीक है। ये सारा डेटा है यार, अब मैं डेटा में आपको कुछ करवा नहीं सकता हूँ और पढ़ा भी नहीं सकता हूँ, डेटा तो आपको याद करना ही पड़ेगा और कुछ इसमें ट्रिक नहीं है, इसको याद रट्टा ही लगाओ यार। अगर बात करें कि अगर एक जो एक्सियम बैंक है, एक्सियम बैंक ने एक MOU साइन किया है IIT कानपुर के साथ कि एक हाई पोटेंशियल स्टार्टअप जो है बन पाए, ठीक है। मतलब एक MOU साइन किया है जिसकी वजह से हाई पोटेंशियल जो स्टार्टअप है उसको सपोर्ट दी जाए और थ्रू टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है और ज़्यादा बढ़ पाए। तो इसीलिए जो है एक तरह का कोलैबोरेशन भी किया गया या MOU भी साइन किया गया। एक तरह का बुक है थोड़ा इसका नीचे कर देता है बुक्स को तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये लास्ट है, बस लास्ट न्यूज़ है, उसको खत्म करते हैं। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है। तो ये बुक जो है शेखर धवन जी के द्वारा लिखा गया है और ये शेखर धवन की खुद की ऑटोबायोग्राफी है, ऐसा कुछ मान सकते हो, जिसके अंदर इन्होंने अपनी जर्नी बताई है कैसे जो है अपने दिल्ली के जो स्ट्रीट है वहाँ से वो ग्लोबल रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है, स्टारडम बन पाया है। इस बुक में ये सारा कुछ लिखा गया है, इनके बारे में लिखा गया है। पब्लिशर कोई नहीं पूछता एग्जाम में, बट मेरा काम है देना तो मैंने यहाँ पे दे दिया है। बट पूछा जा भी सकता है, ऐसा नहीं पूछा जाता, बट पिछले अगर बात करें 4-5 साल से कभी नहीं पूछा पब्लिशर। तो बुक का पब्लिशर आप याद मत रखो, तब भी आपको चलेगा। बुक किसके बारे में लिखा गया, कौन लिखा है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही से जो है हमारा 29 और 30 तारीख का डेली करंट अफेयर्स जो है खत्म होता है। PDF के बारे में बात करें, PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन या तो कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इवन www.mappingoffice.com में जाके अगर आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है तो वो सब भी ले सकते हो, ठीक है। और बात करें वीडियो की, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहे सेकंड चैनल। और अगर किसी को करंट अफेयर्स पढ़ने मुश्किल होती है तो आप वीडियो जो है शेयर भी कर सकते हो। अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो मिलने में देखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।